हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4.1 तक सभी प्रश्न को कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम 4.2 के सभी प्रश्न को देखेंगे। इसमें 6 प्रश्न हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और इसमें फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा और परीक्षा में जाकर पूरा लिख पाइएगा। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 4.2 के पहला प्रश्न की तरफ। 4.2 का पहला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातों समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहता है कि गुणनखंड विधि से नीचे जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका मूल ज्ञात करना है। इसमें 5 प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला है x² - 3x - 10 = 0, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब है। यहाँ सबसे पहला देखते हैं x² - 3x - 10 = 0। इसे किस तरह तोलते हैं कि हम बताए थे कि इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे भी। और इसमें सीधा कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ से यहाँ जो होता है इन दोनों, यहाँ जो होता है सबसे लास्ट वाला, इन दोनों को गुना कर देने पर क्या आता है 10 आता है। यहाँ एक है, एक है 10, तो इसे तोल दीजिए 2, 5, 5, 1। इसे इस तरह अरेंजमेंट करिए कि इसे जोड़ने या घटाने पर ये बीच बना जाए। इसका मतलब 3 आ जाए। ये 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। 5 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, इसका मतलब ये हो जाएगा। और हमें पहले किसे धरना है और किस में माइनस लगाना, किसमें प्लस लगाना, यही हमें दिमाग लगाना। यहाँ देखिए ये 3 के पास माइनस है, यानी जो बड़ा संख्या उसे माइनस में लेना है, यानी 5 को माइनस में लेना है। 5 को माइनस में ले लिए, x² - 5x + 2x - 10 = 0। देखिए एक बात और याद रखिए कि गुणनखंड में सभी संख्या तो माइनस में नहीं हो सकता या तो सभी प्लस में नहीं हो सकता। 2 प्लस में होगा, 2 माइनस में होगा। यहाँ देखिए 2 प्लस में होगा, 2 माइनस में। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 5, यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो x - 5 = 0। और इस पूरा में x - 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 = 0। और यहाँ स्थिति 1 में x - 5 = 0 होगा और स्थिति 2 में x - 2 = 0, यानी x = 5 निकल जाएगा और x = -2। इसका मतलब मूल निकल गया 5 और -2। ठीक, समझ गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सा दूसरा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है √2x² + 7x + 5 √2। ठीक, इसे भी इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। कि हम क्या करें, इन दोनों को गुना कर देना, यानी √2 × 5 √2 करेंगे, यानी हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 को तोड़ेंगे तो 2, 5, यानी 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब हम 5 2 को जोड़ देंगे और +5x + 2x। ठीक, हम क्या कह रहे थे कि सभी या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। यहाँ देखिए सभी प्लस में, इसका मतलब इसका हल हो जाएगा। सॉरी, हम बोल दिए थे सभी प्लस में या सभी माइनस में होगा तो सभी हल नहीं होगा। हल होगा यदि देखिए, यदि या तो 2 प्लस में होगा या तो 2 माइनस में होगा या तो सभी प्लस में होगा या तो सभी माइनस में होगा, तब हल होगा। ठीक, नहीं तो इसके बारे में जब हम विस्तार वाला वीडियो बनाएंगे गुणनखंड वाला, उस वीडियो में बना देंगे। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक, अभी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में +2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा √2x + 5 और यहाँ +2 को कॉमन लेंगे तो देखिए ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। यहाँ एक √2 बाहर निकालेंगे तो बचा 1 √2x + 5। अब इन पूरा में √2x + 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x + √2 और स्थिति 1 में इसके बराबर 0 हो जाएगा, स्थिति 2 में इसके बराबर 0। √2x + 5 = 0। अब इस दिस √2x = -5, इस दिस x = -5/√2। अब स्थिति 2 में x = -√2, यानी मूल निकल गया -5/√2 और -√2। ठीक, समझ गए। ये इन दोनों का मूल हो गया। चौथा प्रश्न में चलते हैं। ये सर तीसरा प्रश्न था। यहाँ पर लगता है दूसरा प्रश्न क्या हुआ, और दूसरा प्रश्न इसके नीचे, दूसरा प्रश्न छूट गया था। दूसरा प्रश्न बताते। दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 = 0। तब यहाँ पर क्या करें, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 को हमें तोड़ना है 3 4 में टूटा। ठीक, यानी इसे हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हमें पुराना है 1, यानी 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 पुल जाएगा, यानी 4 में से 3 घटा दिए तो 1 पुल गया। और यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 बच गया और हम -3 कॉमन लिए तो x + 2 = 0 हो गया। और यहाँ पर x + 2 पूरा में कॉमन लिए तो हो गया 2x - 3। स्थिति 1 में x + 2 = 0, इस दिस x = -2 और स्थिति 2 में 2x - 3 = 0। तो 2x = 3 और x = 3/2। मतलब मूल निकल गया 3/2 और -2, ये इसका मूल होगा। ठीक, समझ गए। हम चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है 2x² - 8 +
1/8। अब इसे क्या करते हैं, 1/8 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। लेकिन 1/4 को तोड़ने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि समीकरण के दोनों तरफ हम कुछ भी से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम 8 से अगर गुना देंगे कल तो ये एक लेखिक बन जाएगा नहीं, 8 में 8 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसलिए हम 8 में देंगे गुना कर तो इस तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन तो सभी में 8 से गुना कर देंगे तो 8 और 19 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 8 कट गया। तभी हम 16 में पुराना 16 को तोड़ेंगे तो 4 4 नहीं उठेगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 पुल जाएगा, इसलिए माइनस 4x प्लस 1, 4x कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बचा, और माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यानी इस पूरा में 4x माइनस 1 कॉमन लिए तो बचेगा 4x माइनस 1, और इसी तरीके में 4x माइनस 1 बराबर 0, इस दिस 4x बराबर 1, इस दिस x बराबर 1/4, और इसी तरह दूसरा में x बराबर 1/4, यानी दोनों मूल समान है, 1/4 1/4 होगा। ठीक, और सबसे लास्ट प्रश्न 5वां है कि यहाँ 100 गुने करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 को तोड़ेंगे तो 10, और 10 बाद में टूटेगा। ऐसे आप पूरा विस्तार से भी तोड़ सकते, लेकिन हमें 10 से ही पुल जाता है। 10 20 में पुराना तो हम दोनों माइनस में ले लेंगे, तभी तो हम माइनस 20x पूरेगा। दोनों माइनस में 10x माइनस 10x ले लिए, और यहाँ 10x कॉमन लिए तो बच गया 10x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लिए तो 10x माइनस 1। अभी पूरा में 10x माइनस 1 कॉमन लिए तो बच गया 10x माइनस 1 बराबर 0। स्थिति 1 में क्या करेंगे, इसके बराबर जो स्थिति 2 में इसके बराबर 0, यहाँ 10x माइनस 1 बराबर 0, इस 10x बराबर 1 हो गया तो x बराबर 1/10, और इसी तरह सेम हो जाएगा x बराबर 1/10, यानी दोनों मूल समान 1/10 1/10। ठीक, समझिए, यहाँ पहला प्रश्न पूरा खत्म हो गया। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 जो इस 4 नंबर में दिया गया है 4 पार्ट में, उदाहरण 1 यही वाला है। इसको कहता है हल करने के लिए, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्या है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला कहता है क्या, पहला कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे मतलब देहात में कहते हैं गुल्ली शायद कहते हैं, उससे खेला जाता है। ठीक, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते, नहीं हरा देते, 5-5 कंचे दोनों हरा दिए। ठीक, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आलम में उनके पास कितने कंचे थे, ताकि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो दिए, और जब 5-5 का कंचे खो दिए तब जितना उसके पास बचा, और अब जितना पास उनके पास बचा तो उन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 124। अब इससे हमें हल करना और बताना है कि दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। इससे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x, इसलिए जीवंती के पास 50 में से x। क्यों, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 था, एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 में से x हो जाएगा। ठीक, अब 5 का कंचा जब खो दिया तो जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 45 में से x माइनस 5, यानी दोनों में 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 खो दिया तो बच गया 40 माइनस x। ठीक, अब कहता है कि जब 5-5 खो देता है तो उनके संख्या का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर, यहाँ 124 के बराबर कर दिए, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। यहाँ x से गुना किया तो 40 माइनस x, और माइनस 5 से गुना किया 40 माइनस x तो बराबर 124। यहाँ 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। अब इसे इधर ले आया 124 को तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद जब सॉल्व किए तो हो गया, ये निकल गया -x² प्लस 45x माइनस 324। अब यहाँ क्योंकि x² माइनस में है तो इसलिए माइनस 1 को मान लिए तो हो गया x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, तो बच गया ये x² माइनस 45x प्लस 324। अब इसे गुणनखंड विधि से आप हल करेंगे तो इसे आप अगर तोड़ेंगे तो 324 को यदि आप इस तरह मतलब तोड़ेंगे दो भाग में कि जोड़ने पर या घटाने पर 45 मिल जाए तो होगा 36 को अगर जोड़ते हैं तो 50 पूरा जाता है और गुना करते 324 पूरा जाता है। और x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 36। अब हम माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36, पूरा में x माइनस 36 रहता है तो x माइनस 9 बचता है, यानी x बराबर 36 और x बराबर 9। ठीक, यानी हल हो गया 36 9। ठीक, जॉन के पास 36 कंचा, जीवंती के पास 9 कंचा। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक कुटीर उद्योग मतलब जो घर में खुआता है, या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कुटीर उद्योग किसे करना है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौनों निर्मित करते हैं, बनाया जाता है कुछ खिलौना। प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है 55 में से
प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अब देखिए हम कहता है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य, सभी खिलौना, प्रत्येक मतलब एक खिलौना का मूल्य 55 में से यदि एक दिन में जितना खिलौना निर्माण कर दिया जाए उसको अगर घटा देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत है, किसी एक दिन भी वहाँ पर अथी किया गया, मतलब वहाँ पर अथी किया गया, मतलब क्या कहते हैं उसे वहाँ पर तहकीकात किया गया तो हाँ कुल निर्माण लागत 750 रुपया होता है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे, ये हमें ज्ञात करना है कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण हुआ। इसके लिए हम मानेंगे कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर एक्स, इसलिए प्रत्येक खिलौनों में निर्माण लागत बराबर 55 माइनस एक्स। देखिए ये 55 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या कहता था, मतलब कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों में घटाने के बराबर है। 55 में से मान लेते हैं कि एक दिन एक्स संख्या एक्स खिलौना निर्मित हुआ, इसका मतलब 55 माइनस एक्स के बराबर होगा। यानी एहन कहता कि घटा दिए तो हम घटा दिए, यही यहाँ पर किए कि प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत कितना होगा 55 माइनस एक्स। कहता है कुल निर्माण लागत 750। अब देखिए निर्माण लागत होता क्या, जितना खिलौना बना उतना रुपया, जितना खिलौना बना उतना, और जितना उसमें लागत लगा उन दोनों को गुना कर दीजिए तो कुल निर्माण लागत आ जाएगा। यहाँ पर क्या गया, दोनों को गुना कर दिया और 750 उसके बराबर हो गया। तो हम गुना करेंगे तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। अब हम माइनस ये कॉमन लेंगे तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पर देख लेंगे 55 एक्स माइनस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इसे भी इस तरह तोड़ना है कि अब यहाँ पर इसे भी इस तरह तोड़ना है कि ये मतलब हो जाएगा कि कितना बीच वाला 55 वाला पुल जाए। अब यहाँ पर 30-25 में तोड़ेंगे तो गुना करके 750 हो जाएगा और जोड़ने पर 55 हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 30, अगर माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 30 बचेगा। अब इन दोनों में एक्स माइनस 30 कॉमन लिए तो हो गया एक्स माइनस 25। अब स्थिति एक में एक्स माइनस 30 के बराबर 0, स्थिति दो में एक्स माइनस 25 के बराबर 0, यानी एक्स का मान 30 और एक्स का मान 25 आ गया। ठीक, इसका हल हो गया 30 और 25। अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। ये आदमी पहले में भी पूछ देता है कि ऐसी दो संख्या बताओ जिसका योग 2700 और उसका गुणनफल 182 हो। अभी हम मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या बराबर एक्स तो दूसरी संख्या बराबर 27, क्योंकि दोनों का योग 27 है, यानी दूसरी संख्या एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या 27 में से एक्स अपने आप हो जाएगा क्योंकि दोनों का योग कितना है 27 है। ठीक, इसीलिए हम कहता है कि दोनों का गुणनफल 182 है तो गुणनफल कर दी 182, वैसे गुणन करेंगे 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0, और यहाँ माइनस एक कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब आप सोचते होंगे एक बात हल में कि यहाँ पर हम माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, इससे समीकरण में कोई असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है क्योंकि ये इसे अगर ये गुणों में है इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा और ये नीचे है और ऊपर 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 0 ही हो जाएगा। ठीक, कोई मतलब नहीं हो। अब इसे भी इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हो जाएगा 27 और गुना करने पर 182, ये तब 13 और 14 में टूटेगा। यहाँ तब माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स कर दिए तो यहाँ पर एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, और यहाँ एक्स माइनस 13 पूरा में कॉमन लिए तो एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0 होगा, और स्थिति एक में एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो हो गया एक्स बराबर 13 और एक्स बराबर 14, यानी वो दो संख्या कितना है 13 और 14 है। मतलब चौथा प्रश्न क्या कहता है इसे पढ़ते हैं। कहता है कि दो क्रमागत क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। अब हम आपको पिछले बार प्रश्न वाले भी हम भी बताए थे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत यानी एक से होना चाहिए और साथ में धनात्मक भी होना चाहिए, जैसे 2 के बाद 3 क्रमागत होना चाहिए, 2 3 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 क्रमागत होना चाहिए, और इनके वर्गों का योग यानी अगर मान लीजिए 2 और 3 है तो इनके वर्गों का यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 365 आना चाहिए। इसी में संख्या ज्ञात करना, यानी अगर इसे करते हैं तो 4 9 यानी 13 बन जाता है। वैसे ही में दो संख्या ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365। और मान लेते हैं यहाँ पर भी माना कि दो क्रमागत धनात्मक गुणक एक्स है और एक्स प्लस 1 है, तब इनका क्या कहता है प्रश्न में कहता है कि इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। तब यहाँ पर हल करेंगे तो निकल करता है 2x स्क्वायर प्लस 2x में 364 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 364 बराबर 0। अब ये 364 को इस तरह तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर आ जाए 1, तो ये 13 और अगर 14 में तोड़ेंगे तो 14 में 13 जाएगा तो बचेगा 1, तब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14, अगर माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14।
कभी इन पुला में x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो वो बच जाएगा x माइनस 13। अब यहाँ स्थिति 1 और स्थिति 2 किया गया होगा। यहाँ पर देखिए स्थिति 1 में x प्लस 14 बराबर 0 और स्थिति 2 में x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा और x बराबर 13 हो जाएगा। अब आप एक बताइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन क्या कहता है धनात्मक पूर्णांक। यहाँ देखिए ये ऋणात्मक आएगा, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, यहाँ लिख देंगे ये अमान्य। इसका मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक होगा 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा 14। ठीक समझ गए। ये अमान्य क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहता है धनात्मक। ठीक समझ गए। अब पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन को पता कर लेते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी आधार, ये इसका आधार है और ये कर्ण है। ठीक, ताकि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 है। ठीक समझ गए। यहाँ पर ये जो आधार है, ये ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है और इसका कर्ण कितना है 13। तो ये दोनों भुजा बताना है, आधार और भुजा, आधार और ये ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो ज्ञात कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और कर्ण दिया गया है 13। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर सब मान बैठा देंगे। यहाँ पर सब मान बैठाने से क्या आएगा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और यहाँ x में 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर 169 इधर है बराबर 2x स्क्वायर, जो x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये क्या करेंगे, अब ये 2x स्क्वायर ये सबको इधर ही ला देंगे, ये 169 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा ये 169। अब यहाँ पर 2 को मान लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, क्योंकि इसे अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 120 और 120 को 2 से भागेंगे तो 60 निकलेगा। यहाँ पर 60 को इस तरह पूछना है कि इसे जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाएगा। तो 12 25 60 होता है और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 12 माइनस में क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पुराना है माइनस। इसे यहाँ पर x को मान ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 और प्लस 5 को मान ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। और इस पूरा में x माइनस 12 को मान ले लिए तो x माइनस 12 इधर x प्लस 5 बराबर 0। तो स्थिति 1 में x माइनस 12 बराबर 0, स्थिति 2 में x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर 12 कर गया और यहाँ x बराबर माइनस 5 अगला। अब बताइए भुजा का मान माइनस में हो सकता है, इसलिए यह अमान हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 कम यानी 5 सेंटीमीटर, यानी आधार 12 ऊंचाई 7। ठीक समझ गए। 5 नंबर प्रश्न में समझ आया। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न को समझिएगा, यह भी सिर्फ देखने में वाला है, इसे पढ़ते हैं। यह प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में पीछे समझा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, कुछ बर्तन निर्माण जैसे उसमें था एक विशेष दिन, एक कोई दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग होता है वही बर्तन में लगता है, वो जो नग है उसका निर्माण लागत मतलब निर्माण बनाने में जो रुपया लगता है उसमें उस दिन जितना बर्तन निर्माण होता है, मान लीजिए बर्तन x निर्माण होता है तो उसके 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। कहता है कि ये नग की लागत है, ये प्रत्येक नग की लागत इतना है यदि बर्तन की संख्या x है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताए। ठीक, हम यहाँ पर वही करेंगे, माना कि उस दिन कुटीर उद्योग में निर्माण लागत x, इसलिए प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3। अब बताइए यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया होगा। वही हम यहाँ पर हम इसके बारे में पीछे बताए थे कि निर्माण लागत किसे कहते हैं, यहाँ पर जो बर्तन की संख्या निर्मित होगा और जो रुपया लगेगा उसी को अगर गुना कर देंगे तो निर्माण लागत हो जाएगा। पर x × 2x प्लस 3 बराबर 90 और यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 को इस तरह तोड़ेंगे कि यहाँ पर 90 दूनी 180 को तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 90 को हम क्या करें इसको गुणा करके, यानी 180 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ियाँ घटाने पर 3 हो जाए तो 15 बारे में टूट जाएगा। और हम यहाँ पर प्लस पूर्ण है इसलिए बराबर संख्या को प्लस में लेंगे, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 और यहाँ x को मान लेंगे तो 2x प्लस 15
और -6 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। मीन पूरा में 2x प्लस 15 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा, तो हम बच जाएगा x-6 बराबर 0। स्थिति 1 में इसके बराबर 0, स्थिति 2 में इसके बराबर 0। यहाँ देखिए कल दिया गया है स्थिति 1 में 2x प्लस 15 बराबर 0, इसलिए हो जाएगा 2x बराबर -15, x बराबर -15 बराबर 2। अब बताइए जो बर्तन की संख्या होगी वो माइनस में होगी, इसलिए है अमान्य, यानी x बराबर 6। बर्तन की संख्या 6 होगी और निर्मूल लागत क्या होगा 2x प्लस 3। हम मोने थे कि ये प्रश्न में बताएगा कि जो 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 नक की निर्मूल लागत है वो बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, इसलिए 2x प्लस 3 2 गुना 6 प्लस 3 15। प्रत्येक नक की निर्मूल लागत 15 और बर्तन की संख्या बराबर 6। समझ गए। ये 6 नंबर पर 6 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। हम 1 से लेकर 6 प्रश्न बताए थे। 1 में था 5 प्रश्न, 2 में 2 प्रश्न था। 2 में कहता था सॉल्व करने के सारे प्रश्न को समझा दिए और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारा प्रश्न 100% समझ में आ गया। और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक धन्यवाद।